बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम क्या होता है? देखो, एक ऐसा जोग्राफिकल एरिया जहाँ पे आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे हैं, माइक्रोब से लेकर के प्लांट्स वगैरह हो गए, एनिमल्स हो गए। प्लांट्स में छोटे आपके ग्रासेस वगैरह से लेकर के बड़े बड़े ट्रीज वगैरह, है ना। हर एक तरीके का लिविंग कंपोनेंट, हर एक तरीके का लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग प्लांट्स। इसके अलावा ये बायोटिक चीज़ें भी वहाँ पर होती हैं, जैसे कि आपका सॉइल है, वाटर है ना। इसके अलावा रॉक्स वगैरह हैं। ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बनाता है। इकोसिस्टम का जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। हर एक तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो माइक्रोब्स हो, चाहे वो आपके बड़े एनिमल्स वगैरह हों। इसके अलावा नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। नॉन लिविंग एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया? वाटर, सॉइल, है ना। इसके अलावा जो एयर है वो, इसके अलावा जो रॉक्स वगैरह हैं वो सब चीज़ें, है ना। किसी भी जोग्राफिकल एरिया में ये सारे के सारे कंपोनेंट्स को मिला करके बायोटिक प्लस एबायोटिक, और इनके बीच में किस तरीके से इंटरेक्शन चल रहा है, वो पूरा हमारा जोग्राफिकल एरिया बाकायदा एक इकोसिस्टम कहलाता है। इकोलॉजी क्या होती है? इंटरेक्शंस की स्टडी इकोलॉजी कहलाती है। इकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है रिलेशंस की that living organism have with respect to each other and their natural environment। देखो, इकोलॉजी में हम इंटरेक्शंस की स्टडी करते हैं साइंटिफिक मैनर में। और जैसे कि अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल इकोलॉजी की। ये जो इन्होंने यहाँ पे इकोलॉजी की डेफिनेशन दी है, ये एनवायरमेंटल इकोलॉजी की है कि किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो किसी भी तरीके के हो, चाहे हम माइक्रोब के लेवल पे बात कर रहे हों, चाहे हम दूसरे बड़े एनिमल्स वगैरह की बात कर रहे हों, किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। एक किसी ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस की वजह से कोई दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है उसके ग्रोथ डेवलपमेंट पे या उसके सर्वाइवल पे किस तरीके से असर पड़ रहा है, इसको समझना। इसके अलावा इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो आसपास का एबायोटिक एनवायरनमेंट है उस पर किस तरीके से असर पड़ रहा है, और एबायोटिक फैक्टर्स का इनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इस तरीके से इन इंटरेक्शंस की प्रॉपर स्टडी ही इकोलॉजी में करी जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है इकोसिस्टम इकोलॉजी, यानी कि हम इकोलॉजी यानी कि इंटरेक्शन देख रहे हैं इकोसिस्टम के लेवल पर। इंटीग्रेटेड स्टडी होती है लिविंग यानी कि बायोटिक और नॉन लिविंग यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स की, जो इकोसिस्टम में आपको देखने को मिलते हैं, और किस तरीके से इनमें आपस में इंटरेक्शन चल रहा है विद इन एन इकोसिस्टम फ्रेमवर्क। यानी कि वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपस में इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है, सेम स्पीसी के इंडिविजुअल आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल की प्रेजेंस की वजह से दूसरे का रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैसे अफेक्ट हो रहा है। इसके अलावा अलग अलग स्पीसीज़ के इंडिविजुअल आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स का इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से किस तरीके से उन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन पे एबायोटिक कंपोनेंट्स का किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है, किस तरीके से ये उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब चीज़ें, यही सब चीज़ें हमारी इकोसिस्टम इकोलॉजी में आती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इकोलॉजी लुक्स एट हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर, हाउ दे आर अफेक्टेड बाय देयर एनवायरनमेंट। किस तरीके से वो अपने जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उससे अफेक्ट होती हैं, और किस तरीके से इन ऑर्गेनिज्म का इम्पैक्ट इनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे पड़ता है। दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहे हैं ना, यही चीज़ें हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो इकोसिस्टम है ये होते कितने तरीके के हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो शायद आपने 12th की एनसीईआरटी में पढ़ी होगी। इकोलॉजिकल हायरार्की होती है जो कि इंडिविजुअल से स्टार्ट हो जाती है। इंडिविजुअल, फिर बात आती है पॉपुलेशन की। इंडिविजुअल तो अपने आप में किसी भी स्पीसी के इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। इंडिविजुअल्स का एक समूह बना लेता है पॉपुलेशन, सही बात है। उसके बाद में आती है कम्युनिटी। अलग अलग स्पीसीज़ के पॉपुलेशन यानी कि अलग अलग स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स जब एक जगह पर मौजूद होते हैं तब वो कम्युनिटी बनाते हैं। फिर आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बाद में फिर आता है बायोम, और बायोम के बाद में आता है बायोस्फीयर। ये इकोलॉजिकल हायरार्की होती है जो आपको पता होनी चाहिए। बायोस्फीयर क्या होता है? बिगेस्ट बायोम सस्टेनिंग लाइफ। और बायोम क्या है?
बायो में काफ़ी, जैसे कि इसे एग्जांपल से समझो, जैसे कि आपका डेजर्ट अपने आप में एक बायोम हो जाएगा, आर्टिक, एल्पाइन टुंड्रा, ये सब आपके बायोम हो जाएंगे। वो खैर ये आपको पता होना चाहिए बेसिक। तो आगे देखते हैं इकोसिस्टम के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने तरीके के इकोसिस्टम होते हैं। 5 तरीके के मेनली होते हैं। सबसे पहले हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखते हैं। 2 तरीके के वैसे होते हैं ना, कि एक तो वो इकोसिस्टम होते हैं जो कि आपको पानी में देखने को मिलेंगे, और एक वो जो ज़मीन पे देखने को मिलेंगे। और ओवरऑल अगर आप देखो तो 5 तरीके के इकोसिस्टम आ जाएंगे फिर। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम पहला है जिसके बारे में हम बात करना शुरू करते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जंगल आपको ज़मीन पर ही देखने को मिलते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, और साथ ही अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट से, जैसे कि सॉइल है, वाटर है, लाइट है, जिसमें वो रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। कितने तरीके के होते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, खूब ज़्यादा घने, जैसे इस तरीके के जो आपको यहाँ दिख रहे हैं। ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट होते हैं जिन्हें हम मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, जैसे आपको यहाँ पे पीछे देखने को मिले हैं। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जितने तो घने नहीं होते, इसलिए इन्हें सेमी ग्रीन भी बोल देते हैं। इसके अलावा एक होते हैं बोरियल फॉरेस्ट, इस तरीके के, एक होते हैं सवाना, और एक होते हैं वुडलैंड। इसके अलावा एक होते हैं टेम्परेट एवरग्रीन, और एक होते हैं टेम्परेट डेसीडियस। एवरग्रीन और डेसीडियस में क्या फ़र्क है? एवरग्रीन का मतलब जो साल भर हरे भरे रहें, और डेसीडियस का मतलब हो गया जिनकी पत्तियां जो हैं ऑटम में आकर के शेड हो जाती हैं। एक आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ही आता है डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलेगा, या तो एक्सट्रीम हॉट या एक्सट्रीम कोल्ड। एक डेजर्ट इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है जब एक तो बारिश बहुत कम हो और क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम हो। अर्थ सरफेस पर 17% जो एरिया है वो डेजर्ट इकोसिस्टम ने एक्वायर कर रखा है। इनमें भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि कोल्ड डेजर्ट होते हैं। कोल्ड डेजर्ट की अगर आप बात करो, जैसे कि ये रहा, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा। इसके अलावा कोस्टल डेजर्ट्स होते हैं। कोस्टल डेजर्ट्स के अलावा सेमी एरिड डेजर्ट्स होते हैं। इसके अलावा हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स भी होते हैं। तो ये अलग अलग डेजर्ट्स होते हैं। इसके अलावा एक आता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर बात करें तो इसमें इकोसिस्टम जो कि हमारा पानी में मौजूद है, और 2 तरीके का मेनली होता है, मैराइन और एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जो कि हमारा लोकेटेड है वाटर बॉडीज़ में, यानी कि जो पानी में मौजूद है वो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया। 2 कैटेगरी मेनली इसमें आती हैं, 2 मेन सिस्टम होते हैं, एक तो एक्वेटिक इकोसिस्टम और एक मैराइन इकोसिस्टम, है ना। सॉरी, मतलब 2 मेन यहाँ पे सिस्टम आते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में, एक तो मैराइन और एक फ्रेश वाटर। एक मैराइन इकोसिस्टम और एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अब ये जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है अपने आप में 3 तरीके का होता है। एक होता है लैंटिक, एक होता है लोटिक, और एक होता है वेटलैंड। लैंटिक और लोटिक में क्या फ़र्क है? देखो, स्टेशनरी वाटर बॉडीज़ जो होती हैं, जैसे कि आपके पॉन्ड हो गए, लेक्स हो गई, जहाँ पे पानी ठहरा हुआ है, वो तो हमारा लैंटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है। और जो लोटेक है उसमें, लोटेक का मतलब होता है कि हाई स्पीड रनिंग वाटर वाले जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जैसे कि रिवर्स वगैरह हो गई, वो लोटेक में आता है। तो ये ध्यान रखना है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम हमारे वो होते हैं जो मेनली हमारे वाटर बॉडीज़ हैं, जो वाटर बॉडीज़ में देखने को मिलते हैं। 2 कैटेगरी हैं इनकी, मैराइन इकोसिस्टम और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जिसमें फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हमारा 3 तरीके का हो गया। लैंटिक जो कि स्टेशनरी वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कि पॉन्ड हो गई, लेक वगैरह हो गई, और लोटेक जिसमें वाटर हाई स्पीड से फ्लो करता है, जैसे कि नदियाँ। इसके अलावा एक आता है वेटलैंड, जहाँ पे आपको सीजनली या फिर परमानेंट स्टैग्नेंट वाटर देखने को मिलता है, और कुछ उसी के रिलेटेड यहाँ पे स्पेसिफिक यहाँ पे प्लांट की स्पीसीज देखने को मिलती हैं। एक होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, और ये हमारा एक्वेटिक था, ये हमारा टेरेस्ट्रियल है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या है? एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी जहाँ पे पेड़ वगैरह की संख्या काफ़ी कम देखने को मिलती है, और मिक्स्ड यहाँ पे हर्बेशियस वेजिटेशन आपको मिलेगा। मेनली यहाँ पे ग्रासेस होती हैं,
और छोटे छोटे ग्रास जैसे प्लांट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और पूरी अर्थ सरफेस का 19% एरिया ऑक्यूपाई करता है। क्या क्या टाइप्स हैं इसके? एक होते हैं फ्लड ग्रासलैंड, फ्लडेड ग्रासलैंड जिन्हें हम बोलते हैं। एक होते हैं टुंड्रा, एक होते हैं माउंटेन ग्रासलैंड, एक होते हैं टेम्परेट, एक होते हैं डेजर्ट और जेरिक ग्रासलैंड। इसके अलावा एक होते हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, इस तरीके के। फिर एक आते हैं क्रॉप इकोसिस्टम। याद रखना, अभी तक जितने भी इकोसिस्टम हमने देखे वो सारे के सारे नेचुरल थे। बस एक्वेटिक इकोसिस्टम में, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें एक आपको याद रखना है, एक्वेरियम। एक्वेरियम मैन मेड इकोसिस्टम है, याद रखना। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो एक्वेरियम है वो मैन मेड इकोसिस्टम है, ये याद रखना है। इसके अलावा कई सारी मैन मेड लेक्स भी होती हैं, वो भी मैन मेड एक्वेटिक इकोसिस्टम में आ जाएगा। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं क्रॉप इकोसिस्टम की। क्रॉप इकोसिस्टम में ध्यान रखना कि क्रॉप फील्ड यानी कि खेत जो होते हैं वो नेचुरल नहीं होते। खेत कभी भी आपको नेचर में देखने को नहीं मिलेगा, हमेशा जंगलों को साफ करके वहाँ पे खेती करी जाती है, यानी कि मैन मेड इकोसिस्टम है ये। ठीक है, होता क्या है? होता इसमें यह है कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो हमें क्रॉप लगाना है उसके हिसाब से हम यहाँ पे जो खेत है उसको फिजिकली और केमिकली मैनिपुलेट करते हैं। किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की कमी होगी तो फर्टिलाइज़र वगैरह डालेंगे। किसी स्पेसिफिक क्रॉप के रिलेटेड इरिगेशन की प्रैक्टिसेस में थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है तो उस हिसाब से इरिगेशन प्रैक्टिसेस में चेंज करा जाएगा। इसके अलावा फाइनली जब हमारा हार्वेस्ट तैयार होता है तो उसको हार्वेस्ट करने के बाद में, यानी कि प्रोड्यूस की हार्वेस्टिंग के बाद में, उसको कुछ दिनों के लिए खेत में छोड़ते हैं और फिर वहाँ से उसको ले जाते हैं प्रोसेसिंग के लिए, ह्यूमन और कैटल के कंजम्पशन के लिए। यानी कि या तो चारे के तौर पे इस्तेमाल होगा या लोगों के डायरेक्ट खाने के लिए, जैसे कि आपका गेहूँ है, मक्का है, गन्ना है ना। एम मेनली यही रहता है कि जो भी हमारे पास लैंड है उससे हमें मैक्सिमम यील्ड निकालनी है अंडर फ्रेजाइल एनवायरमेंटल स्ट्रेस। एनवायरमेंटल स्ट्रेस तो रहेगा कि पता चला आंधी तूफान वगैरह आ गया या बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, लेकिन हमें अपने उस क्रॉप फील्ड से मैक्सिमम यील्ड निकालनी है एनवायरमेंटल स्ट्रेस के बावजूद भी। तो जो भी तरीके हमें अपनाने पड़ेंगे या जो भी हमें ज़रूरी रहेगा वो करा जाएगा। इसके अलावा ज़्यादातर जो फील्ड्स होते हैं, जैसे अब तो फिर भी इंटरक्रॉपिंग वगैरह पे किसान ध्यान देने लगे हैं, लेकिन पहले मेनली था क्या कि पूरे खेत में एक ही फसल जनरली लगाई जाती है, कि अगर धान लगाया है तो धान ही लगा हुआ है पूरे खेत में, सरसों लगाई है तो सरसों ही लगी हुई है, गेहूँ लगाए तो गेहूँ ही लगा हुआ है। तो जनरली मोनो स्पेसिफिक कम्युनिटी होती हैं ये। और साथ में आपको कुछ बीट भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ गेहूँ के केस में तो फ्लेरिस माइनर मिल जाएगा, चिनोपोडियम मिल जाएगा। मस्टर्ड के केस में अगर आप बात करोगे तो आपको यहाँ पे आर्जिमोन वगैरह मिल जाएगा। आगे देखें तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है इकोफिजियोलॉजी क्या होता है। देखो, इकोफिजियोलॉजी का मतलब होता है प्लांट फिजियोलॉजी की वो ब्रांच है ये जिसमें हम डील करते हैं कि प्लांट जिस भी एनवायरनमेंट में लगा हुआ है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट का उस प्लांट की ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल और उसके डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पे किस तरीके से असर पड़ रहा है। ये जो स्टडी है ये करी जाती है इकोफिजियोलॉजी में, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी की ही ब्रांच है। तो क्या है ये? प्लांट फिजियोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं विद द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि रिगार्डिंग ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल, अबंडेंस एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट इन विच दे आर। यानी कि पौधा जिस भी एनवायरनमेंट में लगा हुआ है उस एनवायरनमेंट का पौधे के ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल, अबंडेंस और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे किस तरीके से असर पड़ता है, क्या प्लांट का रिस्पॉन्स रहता है, वो सब की स्टडी यहाँ पे करी जाती है। क्यों ज़रूरत है इकोफिजियोलॉजी की? तो इकोफिजियोलॉजी की नॉलेज इसलिए मेनली एसेंशियल है कि एक तो हमें पता लग जाता है कि किस तरीके से हमें जो स्ट्रेस रेजिस्टेंट कल्टीवार है उसको डेवलप करना है। जैसे मान लो कोई एक एरिया है, वहाँ पे पहले सही था और अब मान लो वहाँ बहुत ज़्यादा सूखा पड़ने लगा है, तो वैरायटी उसी हिसाब से डेवलप करी जाएगी कि वो ड्रॉट टॉलरेंट हो। या मान लो कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बारिश जो है पहले कम होती थी, अब ज़्यादा हो रही है, वाटर लॉगिंग का केस बन जाता है, तो वहाँ पे हम वैरायटी को उस तरीके से डेवलप करेंगे कि वो ज़्यादा जो है स्टेगनेंट वाटर को झेल जाए। इसके अलावा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किस तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन करा जाए, जैसे पॉली हाउसेस वगैरह होते हैं, है ना। इसके अलावा
टू अंडरस्टैंड लोकेशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन अ बेटर वे, कि कोई पार्टिकुलर क्रॉप है किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर ही लगता है और वहाँ पे मान लो कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो लोकेशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम समझने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करना ताकि क्रॉप ग्रोथ हमारी बेहतर रहे। जैसे कि मान लो कोई प्लांट है, अब मतलब इसमें मेनली आ जाता है कि मैच्योरिटी के टाइम पे जैसे टेम्परेचर वगैरह कितना होना चाहिए, कितना फर्टिलाइज़र वगैरह हमें देना है, इरिगेशन की क्रिटिकल स्टेजेस वगैरह क्या क्या रहेंगी, है ना। किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करेंगे, फर्टिलाइज़र वगैरह कब कब देना है, कौन से फर्टिलाइज़र की एक्सेस डोज से क्या हमारा नुकसान हो सकता है, ये सब चीज़ें। उसी हिसाब से फिर हम एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करके अपनी क्रॉप ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा टू अंडरस्टैंड द फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेसिफिक प्लांट रेट, कोई स्पेसिफिक प्लांट रेट का क्या फंक्शनल सिग्निफिकेंस है और किस तरीके से वो एवोल्यूशनरी चला आ रहा है जनरेशन टू जनरेशन, उस सब के बारे में भी यहाँ पे स्टडी आराम से हो सकती है। तो ये जो है ये हमारा पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर हुआ। जैसे कि ये देखो, ये है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ये सारी फ़ोटो मैंने अच्छे तरीके से लगा दी थी। एग्रीकल्चर में यही है, जब तक विजुअलाइज नहीं करोगे ना, जब तक बाकायदा फील्ड पे जाओगे नहीं या देखोगे नहीं कि एक्चुअल में है क्या, तब तक समझ में नहीं आती चीज़ें ढंग से। ये माउंटेन ग्रासलैंड्स हैं। ये देखो, ये टुंड्रा है, टुंड्रा ग्रासलैंड। ये फ्लडेड ग्रासलैंड। ये वेटलैंड है जो मैंने दिखाया ही था। लैंटिक का मैंने मतलब बता ही दिया था, पानी जो कि फ्लो नहीं कर रहा, जैसे कि लेक हो गई, पॉन्ड वगैरह हो गई, ये सब आपके लैंटिक फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम में आते हैं। इसके अलावा जो लोटेक है उसका मतलब होता है फास्ट फ्लोइंग वाटर, जैसे कि रिवर्स है हमारी। ये देखो हॉट एंड ड्राई डेजर्ट इस तरीके के। बाकी ये आपका सेमी एरिड में आ जाएगा। ये आपका कोस्टल वाला हो गया, कोस्टल डेजर्ट जिसे हम बोल रहे हैं। ये आपके कोल्ड डेजर्ट है। ये देखो, ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ये टेम्परेट एवरग्रीन है और ये जो है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ये सवाना। ये है बोरियल फॉरेस्ट। ये देखो, ये हो गए हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये ट्रॉपिकल सीजनल है। ये देखो, मॉनसून भी जिनको हम बोलते हैं, इस तरीके के। देखो कितनी कॉमन बटरफ्लाई है। चलो इसका नाम बताओ क्या है। ये वुडलैंड है। ये देखो, तो ये पूरा हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट।